दोस्तों नमस्कार। कथा साहित्य के रसिया पाठकों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी अनेक कहानियाँ दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट को चित्रित करती हैं। जिस तरह समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, दलित पलित के बीच झगड़ा फसाद और भेदभाव का माहौल खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसी तरह पति पत्नी के बीच भी आपसी कलह, तू मैं और बिला वजह का झगड़ा चलता रहता है। इन सब की परिणति विवाह विच्छेद तक में हो जाती है। मैंने अपने विवाह से पहले ही एक ऐसी ही कहानी लिखी थी। देखिए, मेरा चित्रण यथार्थपरक है या नहीं। इस कहानी का शीर्षक है बकरा। यह कहानी मेरे कहानी संग्रह धर्म चक्र और राज चक्र में संग्रहित है। इस संग्रह का प्रकाशन वर्ष 2011 में हुआ था। तो लीजिए, पेश कर रहा हूं अपनी कहानी बकरा। मीनू की आंधी जब कमरे में आई तो उसके हाथ में पैक्ड फूड की एक पैकेट थी। कल सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने मेज पर परोसी गई थाली को हाथ मार कर नीचे गिरा दिया था और जाते जाते अधीर से घुर्रा गई थी, आइंदा मेरे लिए खाना मेज पर मत लगाना वरना। अधीर का मूड इतना खराब हो गया था कि उसने भी अन्न का एक दाना हलक से नीचे नहीं उतारा। सुबह मीनू ने केवल अपने लिए चाय बनाई थी। अधीर को बड़ा कोफ्त हुआ। थोड़ी सी और चाय बढ़ाकर बनाई होती तो उसका क्या चला जाता। खैर, ऐसी टुच्ची हरकत तो वह रोज ही किया करती है। उसके बाद वह किचन में घुस गया। बाकायदा दाल चावल के साथ गोभी आलू टमाटर का 2 प्याजा बनाया था। सोचा था कि मीनू का मूड 2 प्याजे की खुशबू से ही बदल जाएगा, पर उसकी रसोईगिरी की मशक्कत का ऐसा हश्र होगा कि मीनू ने सारा खाना जमीन पर छितरा दिया। उसने छितरे खाने को बटोर कर डस्टबिन में डाला, फिर बचा खुचा खाना एक पॉलीथीन बैग में डालकर नीचे पार्क के एक कोने में रखाया। मोहल्ले के खबरें कुत्तों को लगातार तीसरे दिन भी अच्छी दावत मिल गई थी। बहरहाल, अधीर को कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाकर बेहद सुकून मिलता था। कम से कम वे उसके खाने को पर्याप्त सम्मान तो देते थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही उसने तय कर लिया कि वह आज भी दफ्तर नहीं जाएगा, बल्कि बैठकर कुछ लिखेगा पढ़ेगा। पिछले कई महीनों से उसने न तो कोई कविता लिखी थी, न ही कोई कहानी। शायद कुछ लिखने के बाद उसका मुंह भी बन जाए, इसलिए उसने अपने अफसर रेड्डी को फ़ोन कर दिया। सर, मेरा फीवर अभी तक उतरा नहीं है, मैं आज भी। रेड्डी ने उसे 1 दिन की और छुट्टी की स्वीकृति दे दी। अधीर पहले से कहीं ज़्यादा हताश होता जा रहा था। पहले उसके मन में उम्मीद की एक धुंधलाती किरण टिमटिमाती रहती थी कि एक न एक दिन मीनू के ख्यालात जरूर बदलेंगे और उनके गृहस्थ जीवन में रस पैदा होगा। पर वह तो जिस दिन से उसके आंगन में उतरी थी, वह उग्र से उग्रतर होती जा रही थी। पिछले 10 सालों से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। इसका अन्य बातों के साथ साथ एक मुख्य कारण यह भी था कि अधीर को जो रुपया और सामान दहेज में मिले थे, उन्हें वह या तो अपने घर छोड़ आया था या अपनी छोटी बहन की शादी के लिए सुरक्षित रख दिया था। जब उसने शादी के 2 दिन बाद ही अपना स्कूटर अपने छोटी भाई के हवाले कर दिया तो मीनू ने पहली बार अपनी नाक भौंसी खोली थी। एक दिन तुम मुझे भी अपने भाइयों के हवाले ही कर देना। वह यह सोचते हुए चुप रह गया था कि जब मीनू उसकी लौ में बहेगी तो उसके वस्तु प्रेम का बुखार उतर जाएगा और वह भौतिक जीवन से उचटकर उसकी बौद्धिक दुनिया में कदम रखेगी, जहां सुकून है, जिंदगी का असल मायने है। शादी के बाद वह मीनू के साथ खाली हाथ ही हैदराबाद चला आया था। मीनू ने चलते चलते कहा था, तुमने शादी का सारा सामान उन लालची कुत्तों के हवाले कर दिया है, ये अच्छा नहीं किया। पहली बार अधीर उसकी टिप्पणी से झल्ला गया था। मीनू, मेरे घर वाले तो तुम्हारे घर वाले भी हैं, फिर उन्हें कुत्ता कहकर अपने किस बैकग्राउंड का परिचय दे रही हो? पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम कुछ तो शालीनता से पेश आओ।
उस पल मीनू का चेहरा पश्चाताप से पसीजने के बजाय एकदम थमथमा गया था। अधीर को पहली बार एहसास हुआ कि वह बेइंतहा हिंसक भी हो सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए ही उस रिजर्व कंपार्टमेंट में यात्रा की। सुबह जब ट्रेन सिकंदराबाद पहुंची तो अधीर ने उठकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। डियर, रेडी हो जाओ, हैदराबाद आने ही वाला है। तब अधीर ने बर्थ पर बिखरे कंबल, चादर जैसे सामान खुद समेटकर बैग और अटैची में रखे थे। मीनू तो उठकर आईने के सामने सिर्फ अपने मेकअप को फाइनल टच देने में मशगूल थी। अधीर ने अपनी नवब्याहता पत्नी को खुश करने के लिए हैदराबाद के उस किराए के फ्लैट में अमूमन सारे इंतजामात कर रखे थे। कुंवारा रहते हुए भी उसने किचन, बेडरूम और ड्राइंग रूम को ज़रूरी सामानों से सज्जित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि मीनू ने उसके सलीकेदार बंदोबस्त के बारे में तारीफ के एक भी लफ्ज़ नहीं खर्च किए। उसने भी उससे यह नहीं पूछा कि तुम्हारे आने से पहले मैंने जो गृहस्थी सजा रखी है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। समय दिन, हफ्ते, महीने और साल के रास्ते लिसड़ता चला जा रहा था। 3 साल तक उसकी कोई संतान नहीं हुई तो सारा लांछन अधीर को ही झेलना पड़ा। उसी में कोई ऐब होगा। जब दबंग सास हैदराबाद आई तो वह अधीर को बाकायदा यह मशवरा दे बैठी, इस हैदराबाद में हमारे रिश्ते का एक डॉक्टर है, तुम उसी से अपना चेकअप करा लो। उसने कई बे औलादों की तकदीर बदली है। पर जब उस डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि अधीर में कोई कमी नहीं है तो मीनू और उसकी सास का चेहरा ही सूझकर फुटबॉल हो गया। मीनू का गुबार तब तक नहीं गया जब तक कि वह मेडिकल जांच और इलाज के बाद गर्भवती नहीं हो गई। पहले बच्चे के बाद दूसरी बिटिया हुई। अफसोस कि अधीर के घर वाले दोनों बच्चों के पैदा होते समय उपस्थित नहीं हो सके। मीनू ने तो इस बात पर खूब ताने दिए। जब अधीर सफाई पेश करता तो वह और विस्फोटक हो जाती, पर इसके पीछे कारण ये था कि अधीर की मां की कुछ वर्षों पहले हुई अकाल मृत्यु के सदमे से उसका परिवार उबर नहीं पाया था और इसके चलते उसके घर के लोगों का मन किसी खुशी में शरीक होने में नहीं लगता था। अधीर ने तो शादी केवल इसलिए की थी कि वह हैदराबाद में नौकरी करते हुए अपने एकाकीपन से बोर हो गया था। उसके लिए घर का काम निपटाकर ऑफिस की ड्यूटी बजाना भारी पड़ रहा था, अन्यथा वह तो यूं ही खुश था। दरअसल माँ की असमय मृत्यु के बाद उसकी शादी वादी में दिलचस्पी खत्म सी हो गई थी। पर उसे विवाह के बाद जो सुकून मिलना चाहिए था वह कभी नहीं मिला। मीनू की परवरिश ही कुछ ऐसे माहौल में हुई थी कि उसके लिए अपने माँ बाप, भाई बहन आदि के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ तालमेल बैठा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल असंभव सा था। पहले वह मीनू की तानाजनी सुनकर प्रतिक्रियाएं कर देता था, जिससे बात बढ़कर बतंगड़ बन जाती थी, तिल का पहाड़ बन जाता था। धुआंधार बहसाबसी में माहौल इतना गर्म हो जाता था कि तलाक के लिए वकील का दरवाजा खटखटाने तक की नौबत आ जाती थी। आखिरकार मुंहफट मीनू के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। घर का शोरगुल मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया था। एक अच्छी पोस्ट और तनख्वाह पर कार्य करने के बावजूद उसे समाज और परिवार में वह इज्जत नहीं मिल पाती थी जिसका वह हकदार था। पर अधीर बड़े धीरज से काम लेता था, सो उसने उससे जबान जदगी करनी छोड़ दी और मीनू को शांत करने के लिए सारे हिकमत अपनाने शुरू कर दिए। सुबह उससे पहले उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सुबह की चाय बनाना और लंच के लिए खाना तैयार करने में हाथ बटाना आदि उसने शुरू कर दिया। वैसे भी वह आदतन घरेलू कामकाज में मीनू की मदद किया करता था और उसे यहाँ तक कि झाड़ू पोछा लगाने तक में कोई हिचक नहीं होती थी। बहरहाल वह उसके स्वभाव को बदलने में हमेशा नाकाम रहा। मीनू सारी हदें लाकर अमर्यादित तरीके से बर्ताव करने लगी थी। बच्चों और पति को झिड़कना और डांटना तो मामूली बात थी, अब तो वह गाली गलौज करने पर भी आमादा हो गई थी।
उसे बेलगाम विस्फोटक होने से बचाने के लिए अधीर सुबह से ही ऐसे सभी कामों को निपटाने में जुट जाता था जिन्हें करने से मीनू जी चुराती थी। उसे संतुष्ट करने के लिए वह ऑफिस को भी दांव पर लगा बैठा था। ऑफिस लेट लतीफ जाना, पहले लौट आना और काम को गंभीरतापूर्वक न लेना उसकी आदत बन गई थी। उसकी अनियमितताओं पर इंक्वायरी भी बैठ गई थी। इतने पर भी मीनू को अधीर की हर बात से शिकायत थी। अगर वह खाना खाने के बाद जूठे बर्तन किचन की सिंक में डाला था तो वह कहती कि उसे जूठे बर्तनों को आंगन में डालना चाहिए था। अगर वह कपड़ों को वॉश बेसिन में सुखाए बगैर डारे पर फैला था तो वह कहती जब बिजली बचाकर पैसे ही बचाने की चिंता थी तो क्यों नहीं कुंवारे रह गए। अगर वह खाली समय में कभी कभार अपनी किन्हीं पुरानी पांडुलिपियों को सहेजना शुरू कर देता तो वह उसे डपटे बिना नहीं रहती थी। तुम्हें तो किताब कलम से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। कई बार अधीर को एहसास होता था कि वह घर का काम करते करते औरत बनता जा रहा है। उसे यह भी लगता था कि वह अपनी माँ की तरह कोई 70% सहनशील और अंतर्मुखी हो गया है। उसे याद है कि पापा जी की यातनाओं को माँ किस खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। पापा जी तो उसकी देवी सरीखी माँ के चरित्र पर हमेशा शक किया करते थे। इस वजह से घर में कलह के चलते माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। वह तनाव तब दूर हुआ जब पापा जी मम्मी की असमय मौत के बाद अपने पुश्तैनी घर में अकेले ही पेंशन भोगने चले गए। घर के अन्य सदस्य उनके खरीदे गए फ्लैट में ही जिंदगी बसर करने लगे। पापा जी ने तो अपनी बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों तक से पल्ला झाड़ लिया था। अधीर की तंद्रा तब टूटी जब उसके दोनों बच्चे यानी 7 वर्षीय अंकुश और 4 वर्षीय अली घर में दाखिल हुए। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही गाड़ी में साथ साथ आया करते थे। बच्चों को आश्चर्य हो रहा था कि पापा ऑफिस जाने के बजाय आज घर पर ही जमे हुए हैं। दरअसल उन्हें यह नहीं मालूम था कि आज पापा मम्मी के बीच कुछ ज़्यादा ही छिड़ गई थी। वे तो उनके बीच जंग छिड़ने से पहले ही स्कूल जा चुके थे। अंकुश रोज की तरह सीधे किचन में गया और वहाँ भगोनों और दोंगों में खाना नदारत पाकर भूख से बिलबिला उठा। अधीर ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं अभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसने फ़ोन करके रेस्तरां से तत्काल भोजन मंगा लिया और बच्चों के हाथ पैर धुलाते हुए उनका खाने की मेज़ पर स्वागत किया। जब दोनों बच्चे आराम करने बेडरूम में जाने के बजाय ड्राइंग रूम में टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो वह शाम का डिनर तैयार करने में जुट गया। सोच रहा था कि शायद आज मीनू का मूड बन जाए। तभी मोबाइल की बेल बजी। उसे यह जानकर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि मीनू के नंबर पर बिरजू की आवाज़ आ रही थी और बिरजू उससे बात न करके अंकुश से बात करना चाह रहा था। तब मोबाइल पर मीनू ने अंकुश को बताया कि वह आज घर नहीं आएगी। अधीर को यह जानकर बड़ा कोफ्त हुआ। उसने खाना बनाने का कार्यक्रम स्थगित करके बच्चों को यह समाचार दिया कि वे आज बाहर जाकर खाएंगे। होटल से लौटकर अधीर को चैन नहीं था। उसके लिए यह बात छिपी नहीं थी कि मीनू व्यवहारतः बिरजू की रखैल बन चुकी है। बिरजू उसका बॉस है जो उसका सेक्स एब्यूज करता है। वह मीनू की वे सारी ज़रूरतें पूरी करने की दम भरता है जो वह नहीं कर सकता। वह ऐसी स्थिति में है भी नहीं कि वह उसे मोटी पॉकेट मनी दे सके और इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, कपड़े व घूमने फिरने के लिए उसे एक आलीशान कार मुहैया करा सके। उसके कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वह अपना मकान और अपनी गाड़ी तक के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। देर रात तक उसे नींद नहीं आई। वह बेहद मायूस था। उसे मीनू के साथ एक ही बिस्तर पर सोए हुए कोई साल भर तो गुजर ही गया होगा। इस दरमियान उसने कभी एक ही मच्छरदानी में सोने के बहाने से भी उससे साथ साथ सोने का आग्रह नहीं किया। उसकी लानत सुनते हुए और जोर जबरदस्ती करके उसके साथ हम बिस्तर होना अब उसे रास नहीं आता था। जी करता था वह भी अपने किसी ऑफिस कर्मी के साथ गुलछर्रे उड़ाए, मौज मस्ती के हुड़दंग में बाकी जिंदगी को हंसी ठट्टा में गुजार दे, लेकिन वह किसी प्रकार का नाजायज हरकत करके खुद को या अपने घर के संस्कारों को कलंकित करना नहीं चाहता था। उसने घड़ी की ओर सिर घुमाया। 1:30 बज चुके थे।
उसे एक बार हल्की नींद भी आई थी, किंतु वह अपने ही खर्राटों से जग गया। तभी उसे कुछ याद करके हंसी सी आ गई। कोई 2 साल पहले वो अपने साले की शादी में शामिल होने ससुराल गया हुआ था, तो एक शाम सोते हुए वह अचानक जग गया था। मीनू उसके सामने खड़ी अपने रिश्तेदारों से कह रही थी कि आओ, मैं तुम्हें बकरे का बिबियाना सुनाने जा रही हूँ। वह तो इस मजाक पर रिश्तेदारों के सामने झेप गया था, पर मीनू ठठाकर हंस रही थी। अधीर सोच रहा था कि अगर उसके खर्राटे को टेप करके सुनाया जाए तो वह यह तय करना चाहेगा कि वाकई उसका खर्राटा बकरे के बेबे जैसा ही सुनाई देता है। देर रात सोने के बाद सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे बड़ा अचंभा हो रहा था। उसने एक लंबा सपना देखा था जिसमें मीनू ने उसे जादू की छड़ी से छूकर बकरा बना दिया है और उसके गले में एक पट्टा डाल दिया है। वह उसे डंडे से मार मार कर घर के सारे कूड़े कचरे जबरन खिला रही है और उसके बेबे करने पर वह उस पर डंडे बरसा रही है। सुबह अधीर बच्चों को स्कूल न भेजकर उन्हें अपने साथ ऑफिस ले गया। उन्हें पार्क में बैठा दिया और अपनी स्टेनो को हिदायत दे दी कि वह आज उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। उसका काम वह खुद कर लेगा। मीनू ने जैसे ही अपने कदम घर में रखे, दोनों बच्चे टीवी ऑफ करके अधीर के साथ बाहर निकल आए और लॉन में सेटी पर बैठ गए। मीनू ने सीधे किचन में जाकर पैक्ड फूड की पैकेट को डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया। कुछ देर तक वह अंदर ही व्यस्त रही। अधीर ने सोचा कि वह कपड़े वगैरह बदल रही होगी। अंकुश उसके मना करने पर भी अंदर मीनू की खबर लेने आया। मम्मी जो खाना लेके आई थी वह अकेले गड़प कर रही है। अधीर मीनू पर गुस्सा होने के बजाय अंकुश के बचकाने पर ही राम खाने लगा। वह बुदबुदाए बगैर नहीं रह सका। कैसी भुक्खड़ माँ है। शाम को मीनू को बुलाए बिना ही अधीर ने बच्चों के साथ खाना खाया। जब तक वह बच्चों के साथ बेडरूम में सोने का प्रबंध करता रहा, यानी मच्छरदानी लगाता रहा और सिरहाने पानी की बोतल आदि सहेजता रहा, तब तक मीनू से न तो अधीर की न ही बच्चों की बातचीत हुई थी। अधीर ने बच्चों से फुसफुसाकर कह दिया था, इस समय वह बहुत गुस्से में है, इसलिए उससे बात करने की गुस्ताखी मत करना। पिछली रात को नींद पूरी न होने के कारण और ऑफिस में पेंडिंग काम को निपटाने की जद्दोजहद में अधीर इतना थक कर चूर हो गया था कि वह तकिए पर सिर रखते ही नींद में लुढ़क गया। कोई 11 बजे होंगे कि एक हृदय विदारक चीख से अधीर और बच्चे जग गए। चीख मीनू के बेडरूम से आई थी, इसलिए वे उधर ही भागे। वहां मीनू अपने पेट को दोनों हाथों से जोर से दबाए हुए कांप रही थी। असह्य दर्द के मारे उसका दम घुटता सा लग रहा था और चीख मुंह के अंदर ही जज्ब हुई जा रही थी। सारा शरीर पसीने से नहा गया था। बच्चे उसकी हालत देख जोर जोर से रोने लगे। अधीर ने झटपट उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल कराया। रात भर वह उसी तरह रुक रुक कर दर्द से चीखती रही, जिससे उसकी मेडिकल चेकअप में बार बार रुकावट आ जाती थी। अधीर ने रात ही ससुराल को उसकी हालत के बारे में फ़ोन पर इत्तला कर दिया था। सुबह जब उसके फ़ोन करने पर मीनू के ऑफिस वाले उसे देखने आए, तब तक सारी मेडिकल रिपोर्टें भी आ गई थी। डॉक्टर की यह सूचना पर अधीर को गश्त सी आने लगी कि मीनू के दोनों गुर्दे अत्यधिक शराब पीने के कारण खराब हो गए हैं और उनसे लगातार रक्तस्राव हो रहा है। डॉक्टर ने अधीर से कहा, आज शाम तक उसके लिए कम से कम एक गुर्दे का बंदोबस्त हो ही जाना चाहिए ताकि उसका ट्रांसप्लांट किया जा सके। बहरहाल अधीर को दुखद आश्चर्य हो रहा था कि आखिर मीनू ने कब से शराब पीना शुरू कर दिया, जबकि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। बेशक उसके गुर्दों के खराब होने की वजह उसका प्रेमू बिरजू ही है। दोपहर तक मीनू के माँ बाप और भाई पहुंच चुके थे। अधीर ने उनका स्वागत ही इस मांग से किया, मीनू के इलाज के लिए 10 लाख की ज़रूरत है। पर आश्चर्य कि उसकी सास ने बड़े बेहूदे ढंग से प्रतिक्रिया की, अभी तक तुम्हारी दहेज की चाह पूरी नहीं हुई।
मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेल कर भी तुम अपने लालचीपन से बाज नहीं आ रहे हो। चुनांचे मीनू के कुछ ऑफिस वालों के समझाने बुझाने पर ससुराल वाले यह मानने को तैयार हुए कि मीनू की जान की कीमत कोई 10 लाख है। अधीर के ससुर ने कहा, अरे इतने पैसों की क्या जरूरत है, हम में से कोई अपना गुर्दा मीनू को दे देगा। उनकी बात सुनते ही अधीर की सास छाती पकड़कर गिर पड़ी। उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कराने के लिए स्ट्रेचर मंगाना पड़ा। ससुर ने कहा, मैं तो खुद ही बीपी और शुगर से अधमरा हूँ, गुर्दा निकलने के बाद तो बचूंगा ही नहीं। तुम लोग जवान हो, तुम्हारे गुर्दे ही उसमें ज़्यादा फिट बैठेंगे, आखिर तुम उसके शौहर हो। अभी गुर्दे के बंदोबस्त के संबंध में चर्चा चल ही रही थी कि मीनू का भाई टहलते हुए दूर निकल गया। जब हताश अधीर ने मीनू के खिदमतगार बॉस विजेंद्र उर्फ बिरजू की ओर रुख किया तो वह तेजी से चलता हुआ अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करने लगा। अधीर ने फिर किसी की ओर नहीं देखा। वह तेज कदमों से चलते हुए डॉक्टर के कमरे में आ गया। उसने अपने दोनों बच्चों को टॉफ़ी, बिस्कुट और अंकल चिप्स के कई पैकेट थमाते हुए कहा, मैं काफ़ी देर तक तुम्हारी मम्मी के पास रहूँगा, तुम तब तक इसी कमरे में मेरा इंतज़ार करना। ध्यान रहे, मैं तुम्हारी मम्मी की जान बचाने जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी का भला नहीं हो सकेगा। दोनों बच्चों ने कान पकड़कर वादा किया। कोई 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद अधीर का एक गुर्दा निकाल लिया गया। उसने बच्चों को बुलवाकर बेड पर लेटे लेटे बताया, अब रोना मत, मैंने तुम्हारी मम्मी को बचाने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। तभी अंकुश ने यह जानकारी दी कि उसकी नानी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा था, वह तो नाटक कर रही थी ताकि उसे अपना गुर्दा न देना पड़े। डॉक्टर ने उसे एक आध गोली देकर रफा दफा कर दिया। अधीर मुस्कुरा कर रह गया। उसने कहा, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम सभी यह प्रार्थना करो कि उसके दिल में रहम और दिमाग में समझ पैदा हो। पिछले 8 सालों से मीनू भली चंगी चल रही है। उसके स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं आया है, सिवाय इसके कि वह लड़ने झगड़ने के बाद कोर्ट से कोई कार्रवाई करने का धौंस नहीं देती है। बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी वह रात को अधीर के बेड के किनारे आकर सो जाती है। अधीर के खर्राटा लेने के बावजूद वह बेड नहीं छोड़ती है, बल्कि भुनभुना कर रह जाती है, बकरा कहीं का। हाँ, शराब के साथ साथ बिरजू से भी तौबा कर लिया है उसने। अस्पताल से छूटकर वह सीधे बिरजू के पास गई थी और अपना त्याग पत्र सौंपते हुए उससे जोर शोर से झगड़ आई थी कि उसने उसकी मुसीबत में क्यों नहीं साथ दिया। एक और बदलाव उसमें यह आया है कि वह बच्चों को डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से सबक भी देने लगी है। पर अधीर की दिनचर्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। वह आज भी ऑफिस जाने से पहले और वहाँ से लौटने के बाद किचन में लगा रहता है। महरी के न आने पर वह बरामदे से बेडरूम तक बड़े मन से झाड़ू पोछा लगाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे खास हिदायत दे रखी है कि अपने इकलौते गुर्दे को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसके लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है और उसे मेहनत से कतई जी नहीं चुराना चाहिए। जब वह थक कर सुस्ताने लगता है तो अपने सामने मीनू को हाथ में छड़ी लिए हुए खड़ा पाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काम करो। अधीर को कुछ वर्षों पहले का वह सपना याद आ जाता है जिसमें मीनू उसे जादुई छड़ी घुमाकर बकरा बना देती है और उसे डंडे के बल पर घर में बिखरा कूड़ा कचरा खाने को मजबूर करती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? घर में व्याप्त कलहमय स्थिति का मैंने जीवंत चित्रण करने की कोशिश की है। इस कहानी के कथानक को भी बड़े ही शिद्दत से बुना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।